यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मनाया गया। ये तारीखी बात तो था, मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स है इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द होली कुरान इन सम कंट्रीज इन यूरोप, वो होता रहा। तो फिर उसके बाद हमने जो इधर लिखा है, एक और तारीखी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि ओआईसी का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence। और ये भी एक बड़ा तारीखी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौकिफ को, मुस्लिम उम्मा का मौकिफ को जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौकिफ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहां से पास कर चुका है। तो मैं समझता हूं ये काफी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। आई हैव ओनली मेंशन्ड some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC, Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues, and aapko yaad hoga climate change, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora, and it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service that despite हमारा जो वसाइल है वो कम होंगे, लेकिन हमारा जो एम्बेसडर्स है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से कम वसाइल के बावजूद हम इतने सारे जो ओहदे हैं हमने पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन अहम जगह में हमने यकीनी बनाया। Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms पे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल में हमसे मिस हुआ इसमें, if I'm not wrong, वो जो क्लाइमेट एडवोकेसी का मौका हमें मिला फॉरेन ऑफिस के प्लेटफॉर्म से और आपका वजीर खारजा होते हुए, मैं आपको बताऊं कि जितना उन दिनों में तकरीबन एक साल पहले जब ये सैलाब हो रहा था और हम तो ग्राउंड पे मौजूद थे, अपने आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, मैं कभी अपनी जिंदगी भी उतना बेबस महसूस नहीं कर रहा था अपने आप को जब मैंने उतना तबाही देखा। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे इस मुश्किल वक्त से आगे बढ़ेंगे। मगर उन्हीं दिनों में हमने फौरन
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को ना सिर्फ ऑब्वियसली दावत तो दिया, मगर यहाँ पाकिस्तान लेकर आए, पाकिस्तान में उसको सैलाब मुतासरीन के पास लेके गए ताकि पूरी दुनिया को नजर आए कि हम किस किस्म का कुदरती आफत से गुजर रहे हैं। पर उसके फौरन बाद जो हम यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ यूनाइटेड नेशंस में चलेंगे तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना जो यूएन जनरल असेंबली का टाइम था पूरा क्लाइमेट में उसने उसको तब्दील कर दिया था और बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के हवाला कर दिया था। उसने हमारे लिए उसका ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा एक शोकेस रखा था जहां तस्वीरें थे, डॉक्यूमेंट्री फुटेजेस थे। अपना यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का सेशन था, वो सेशन में आप किसी का तकरीर भी सुन ले, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का तकरीर तो अपनी जगह उनका भी बहुत शुक्रगुजार है, मगर इसलिए कि उसने इतना लीड लिया और उतना हमारा इशू को उनका अपना इशू बना दिया था। तो पूरा यूनाइटेड नेशंस मैं अभी शायद उन दिनों में जब 9/11 के फौरन बाद तब पाकिस्तान उतना फोकस में था और फिर उसके बाद आपके ये सैलाब क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी के दौरान हर मुल्क ने ना सिर्फ आपका जिक्र किया मगर आपको मदद फराहम किया, आपको ना सिर्फ रिलीफ का सपोर्ट दिलवाए थे और उन दिनों में भी नजर आ रहा था कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरी दुनिया पाकिस्तान को मदद कर रहा है। वहां से हमने COP27 पे गए थे। COP27 पे हमारा खुशकिस्मती था कि पाकिस्तान साथ साथ ये G77 प्लस चाइना का सरबराही संभाल रहा था उस वक्त, जो ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप था। तो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेजेस का एडवोकेसी भी की और COP27 में भी हमने तारीख रकम किया कि लॉस एंड डैमेज को क्लाइमेट एजेंडा पे डाला। उसके बाद हमने जो जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक तो वो अनप्रेसिडेंटेड था, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी के बाद आपको एक क्लाइमेट रेजिलिएंट के नाम पे एक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि पाकिस्तान को बड़ा धचका मिला था फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पिछले 4 साल, और फिर पूरी दुनिया जो है वो मसरूफ है, अपने मसाइल में लगे हुए हैं, सब या यूक्रेन सोच रहे हैं, सारे मसाइल भी उधर जा रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान को और इस टॉपिक पे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे डिप्लोमेट्स की मेहनत की वजह से हमने ना सिर्फ अपना एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा प्लेजेस वसूल किए मगर पूरा दुनिया को बता दिया था और एक मुंह तोड़ जवाब था कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा है। और उन दिनों में जब दुनिया तो पोलराइज होगा, पार्टिजान होगा, एक दूसरे की शक्ल तो नहीं देखना चाह रहे होंगे, मगर पाकिस्तान का इस कॉज में वो हमारे साथ खड़े थे। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उनके लिए भी मुंह तोड़ जवाब था। जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के लिए बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी मुंह तोड़ जवाब था। और पाकिस्तान के अवाम के लिए, हम सब के लिए इतना एक हौसला दिलवाने वाले वक्त था कि असल में हम अकेले नहीं हैं और हमारा मुश्किल वक्त में आलमी इदारों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने, हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर्स ने सरप्राइजिंग जगह से, जहां हमें उम्मीद नहीं था कि इतना मदद का प्लेज किया जाएगा, उन्होंने हमें आपके सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से आपको मदद फराहम की, ऐलान किया। और आज मैं वापस आ रहा हूं घोटकी से, जो सिंध का एक कबायली डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ट्रेडिशनल ट्राइबल एरिया है, और हमने इसी प्रोग्राम के तहत हम औरतों को अपने जमीन का मालिक बना रहे हैं और अपने घर के मालिक बना रहे हैं। उनके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग भी, ताकि अगली बार जब सैलाब आए उनको उतना नुकसान ना हो, वो भी बना के दे रहे हैं। जो लेकिन जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रहा था कि जो लोग अपनी
पूरी जिंदगी क्या नस्लों तक ये ख्वाब भी नहीं सोच सकते हैं कि वो अपना घर का या अपना जमीन का मालिक बनेंगे, वो अब अपने जमीन का भी और अपना घर के मालिक भी है। तो हमने ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला किया है, ना सिर्फ फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग बनाया है, साथ साथ हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट भी करवाया है, हमने गुर्बत का मुकाबला किया है। एंड दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर इन अ जनरेशन। इंशाअल्लाह ताला मैं 2 मिलियन घर बना के दूंगा। 2 मिलियन families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, the international financial institutions. हमारा जिनेवा, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो 2020 में भी एक सैलाब था, और उस वक्त हम तो बिल्कुल ही लावारिस थे। दुनिया तो दूर की बात है, वफाक भी हमारे तरफ नहीं देख रहे थे। तो 2020 के सैलाब में मैं ना पैसा दिलवा सका, ना रिलीफ दिलवा सका, और अब पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं मगर अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन था कि आप सब हमारे साथ थे, ये इदारा हमारे साथ था, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हासिल किया है। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है सिंध के बारे में, मगर मसले तो जगह जगह है। अभी तो हम घर बना रहे हैं, मगर हमारा 50% जो तालीमी इदारे हैं वो इस सैलाब में उनको नुकसान हुआ है, या वो बिल्कुल 100% गिर चुके हैं, या वो अब वो काबिल नहीं है कि उनमें हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। हम वज़ीर आज़म साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे दरख्वास्त में वो अब सिंध हुकूमत के साथ पार्टनर करके वो तालीमी इदारे भी बनाएंगे। हमारे सड़कें भी टूटे फूटे हैं, इरिगेशन निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है, एग्रीकल्चर में जो पहुंचा तो सो पहुंचा, मगर ये जो घरों का सिलसिला है जो शुरू हो गया है, अपनी ज़मीन अपना मकान का जो प्रोग्राम है, ये इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब लेकर आएगा। अब मैं आपको बता सकता हूं चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो हमारा रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव था फॉरेन ऑफिस का, मेरे ख्याल में मैंने काफी आपको ब्रीफ किया है इस पे, मगर फिर भी मैं एक बार फिर इस पे बताता हूं। तो बाय बीइंग सॉर्ट ऑफ कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट्स कि हमें रिफॉर्म लेकर आना था और फॉरेन ऑफिस को मॉडर्न दुनिया में पुश करने की कोशिश करना का सोच था, और खास तौर पे इसलिए कि हम एक नौजवान वजीर खारजा है, तो उम्मीद भी यही था कि कुछ नए रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। तो therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने फॉरेन सर्विस एकेडमी का जो बोर्ड है वो भी होस्ट किया है, और ये आपका फॉरेन सर्विस एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म भी हो रहा है। At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I am happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Cha wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, ya cadre strength ho. हमने और हम वजीर आजम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे, और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे, और हम वजीर आजम साहब के इसाक डार साहब के खास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि आखिरकार
जो काम मोफा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया, मेरी उम्मीद है कि इसका फायदा इस इदारा को होगा और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते उनका हक थे, उनका अपना हक हमने दिलवाए हैं. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So, इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज्यादा इख्तियार है, ज्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वो प्रोटोकॉल के अलावा उनका इतना ज्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना, तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं. हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा जिम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाए और वो बकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है फॉर फॉरेन अफेयर्स इन द प्रोविंसेस, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें. अगर वो वजीर आला किसी सूबा का या किसी वजीर बाहर जा रहा हो, उनको थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है. अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे तो बड़ा जरूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए. और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसिल जनरल्स मौजूद हैं, उनके साथ मेरा ख्याल में जरूरी था कि वहां हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो डायरेक्ट उनके साथ वहां ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके. इससे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वजीर खारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहां से लेके प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से लेके फिर पता नहीं कब तक वहां सुबह में पहुंचेगा, बहुत टाइम जाया हो जाता है. अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरे ख्याल में ये अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फायदा दिलवाएंगे. Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honourable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत जरूरी है, बड़ा मुश्किल होता है.
अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our three major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF listing and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, don't steal Mumtaz's thunder on my last. अस्सलाम वालेकुम जी, नवीद सिद्दीकी साहब. Okay, लेकिन आप you'll call on people, ना? जी, नवीद सिद्दीकी साहब सवाल पूछिए. बिलावल साहब, नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो? टैलेंट न्यूज सर. ओके. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियां गिनवाई बिलावल साहब. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे जो करीब तरीन हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है. तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरिम तालिबान की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनली कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत है इसमें? थैंक यू. मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह है. जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं
मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं। जब तक भारत उस पर नजरसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे एंगेज करें। इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हो, मैं पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था 12-11 साल बाद जो गोवा गया, इसके बावजूद कि हमारे एतराजात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौकिफ, हमारा हक था कि हम पाकिस्तान का मौकिफ सामने रखें और वो हक हमने पूरा करवाया। हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अपने वजारत